हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जिस बिंदु को चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए करदाताओं की परिकल्पित आय की गणना। देखिए स्टूडेंट, व्यापार एवं पेशे को हम पिछली कई क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में बिजनेस एंड प्रोफेशन को समझाया है। मैं आपको आज जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो ये है कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि यदि किसी करदाता ने लाभ हानि खाता बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाया है, तो हम कैसे उसके करे हुए लाभों की गणना करेंगे आयकर प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। इसी तरीके से यदि किसी प्रोफेशनल ने अपने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर मेंटेन किया है, तो हम कैसे उसकी प्रोफेशन से टैक्सेबल इनकम की गणना करेंगे। तो हम यहाँ आयकर प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए करदाता के करों के लाभों की गणना करते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हम कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में करते जा रहे हैं जहाँ हम एक असेसी की जो परिकल्पित आय है उसकी गणना करते हैं। तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। परिकल्पित आय की हम गणना करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं व्यवसाय के लाभों एवं अधिलाभों को परिकल्पित आधार पर ज्ञात करने का विशेष प्रावधान अंडर सेक्शन 44 AD। देखिए, सबसे पहले हम जब बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रॉफिट्स की को अगर हम परिकल्पित आधार पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके संबंध में हम पहला जो पॉइंट लेंगे हमारा होगा पात्रता, कि कौन कौन हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो करदाता पात्र करदाता हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार HUF, और फर्म जो कि निवासी हो परंतु सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म ना हो। दूसरी बात आती है कि करदाता ने कर निर्धारण वर्ष में अगर सेक्शन 10A, 10AA तथा अध्याय 6A की आय संबंधी किसी कटौती का दावा नहीं किया हो। करदाता धारा 80C से लेकर के 80GC तक का दावा कर सकता है। तो अगर उसने 10A, 10AA और चैप्टर 6A की आय संबंधी कटौती का यदि उसने नहीं दावा किया है तो वो भी इस दायरे में आता है। साथ ही साथ व्यवसाय की जो कुल आवर्त है, टोटल जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट जो है वो गत वर्ष में 2 करोड़ से अधिक नहीं रही हो, तो वो भी इस दायरे में आता है। साथ ही साथ क्या होता है, देखिए कि जो ये हमने लिमिट ली है 2 करोड़ की, उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते में ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या निर्धारित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये रिसीट जो है वो प्राप्त हुई हो, ऐसी स्थिति में ऐसे व्यवसाय के लाभ आवर्त जो हैं वो 6% ही लिए जाएंगे। तो जो मैंने भी आपको बताया है कि हम जो ऐसे व्यवसाय से होने वाले आवर्त तथा सकल प्राप्तियों के 8% के बराबर हम जो है इसकी प्रिजम्पटिव इनकम मानते हैं। तो ये जो उपरोक्त पोजीशन जो मैंने आपको बताई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से यदि मान लीजिए पैसा आया है या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि कोई अमाउंट आया है, तो ऐसे में ग्रॉस रिसीट का जो 6% है वही प्रिजम्पटिव इनकम माना जाता है। और ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत जो है वो धारा 30 से 38 के अंतर्गत कोई छूट यदि स्वीकृत होती है तो ये माना जाता है कि उपरोक्त माने गए लाभों में से कटौतियाँ दे दी गई हैं। तो यहाँ जब हम परिकल्पित आय की तरफ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि जब हमने करदाता की 8% या 6% जैसे ही वो प्रावधानों में आ रहा है, यदि हमने उसकी परिकल्पित आय ली है तो ये मान लिया जाता है कि जो सभी छूट हैं वो स्वीकृत उसमें अंतर्गत मान ली जाती हैं। तो पात्र करदाता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की सारी राशि, संपूर्ण राशि जमा करवाना भी अनिवार्य होता है। एक चीज़ और है इसमें जो हमें ध्यान रखनी है कि एक बार यदि करदाता ने परिकल्पित आय के विकल्प का चयन कर लिया तो वो अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक इसी विकल्प को अपनाता है। परंतु यदि इसके पूर्वी 5 वर्ष के पहले ही यदि उसने क्या किया है, अपनी इससे कम लाभों को घोषित करके इस विकल्प को नहीं अपनाता है,
तो गत वर्ष के बाद 5 वर्षों में भी वह इस विकल्प का चयन नहीं कर सकता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। या तो यदि वो इस विकल्प का चयन करता है तो अगले 5 वर्ष तक वो इसी विकल्प पर चलेगा, परंतु बीच में यदि उसने इसको ब्रेक कर दिया और मान लीजिए उसको इससे भी कम लाभ हुए हैं और उसने वास्तविक लाभों को घोषित कर दिया है, तो फिर वो अगले 5 वर्षों तक इस परिकल्पित आय के विकल्प का चयन नहीं कर सकता है। इसी तरीके से पेशे के लाभों एवं अधिलाभों को परिकल्पित आधार पर ज्ञात करने के विशेष प्रावधान जो सेक्शन 44 AD में जो हमने पढ़े वो क्या थे, हमारे व्यवसाय के लाभों के प्रावधान। ठीक है, अब हम यहाँ परिकल्पित आय के, है ना, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं पेशे के लाभों एवं अधिलाभों को परिकल्पित आधार पर ज्ञात करने के विशेष प्रावधान धारा 44 ADA के अंतर्गत। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहली चीज़ इसमें भी जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो होगी पात्रता, कौन कौन इसके पात्र हो सकते हैं। तो भारत में निवासी पेशेवर करदाता की सेक्शन 44 AA की उपधारा A में वर्णित पेशे की आय एवं सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक न हो। तो इस में कौन से प्रोफेशनल आएंगे, ऐसे भारत में निवासी करदाता जिनकी कुल सकल प्राप्तियां गत वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। गत वर्ष में करदाता को ऐसे पेशे से होने वाली कुल सकल प्राप्तियों के 50% के बराबर ऐसे पेशे के लाभ माने जाएंगे। हम मान लीजिए करदाता इससे अधिक लाभ को प्रकट करता है तो करदाता द्वारा प्रकट किए गए लाभ ही करदाता के पेशे के लाभ मान लिए जाएंगे तथा व्यवसाय एवं पेशा शीर्षक में वो कर योग्य होंगे। वापस सारी चीज़ें सीख आएगी। अगर हम परिकल्पित आय के विकल्प को चुनते हैं तो ये मान लिया जाता है कि संपूर्ण कटौतियाँ स्वीकृत हो गई हैं। तो पेशे के लाभों एवं अधिलाभों को सेक्शन 44 ADA के अंतर्गत जो है वो परिकल्पित किया जाता है। ये पेशेवर करदाताओं के बाद हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है मालवाहक चलाने, किराए से देने अथवा पट्टे पर देने वाले करदाताओं की परिकल्पित आय सेक्शन 44A। सबसे पहले इसमें भी हम पात्रता को देखेंगे। तो ऐसे करदाता जिनके स्वामित्व में गत वर्ष में किसी भी समय 10 से अधिक मालवाहक गाड़ियां नहीं हैं, जो इनको चलाने, किराए से देने अथवा पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसमें वो करदाता आएंगे सेक्शन 44 AE में जिनके स्वामित्व में गत वर्ष में किसी भी समय 10 से अधिक मालवाहक गाड़ियां नहीं हैं तथा जो इनको चलाने, किराए से देने अथवा पट्टे पर देने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। यदि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति करदाता जो है किसी मालवाहक गाड़ी को किराया क्रय पद्धति अथवा किस्त भुगतान पद्धति के आधार पर खरीदता है तो उसको उस गाड़ी का स्वामी ही माना जाएगा और करदाता के वाहन का स्वामी बनने की तिथि से ही इस धारा के प्रावधान लागू हो जाएंगे, भले ही वह इनका प्रथम बार उपयोग बाद में प्रारंभ करे। अब यहाँ हम बात करेंगे माने गए लाभों की गणना की कि कैसे हम इस पर परिकल्पित लाभों की गणना करेंगे। तो देखो, भारी मालवाहक गाड़ी के लिए प्रत्येक माह अथवा माह के किसी भाग के लिए प्रत्येक टन के लिए बिना सामान के 1000 रुपये की आय मानी जाएगी। तो जो भारी मालवाहक है उनके लिए क्या होगा, प्रत्येक माह अथवा माह के किसी भी भाग के लिए, चाहे वो महीने के 4 दिन के लिए गाड़ी चली हो, प्रत्येक टन के लिए, और उसमें सामान नहीं है, खाली गाड़ी 1000 रुपये की आय मानी जाएगी प्रति टन। और अन्य वाहन की दशा में प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए 7500 रुपये व्यापार की आय मानी जाएगी। अब यहाँ माह में चाहे 2 दिन ही गाड़ी चली हो, मालवाहक चला हो, वो 7500 रुपये, अन्य वाहन जो है वो 2 दिन ही चले जाए, 7500 रुपये उस व्यापार की आय मानी जाएगी। यहाँ भारी मालवाहक गाड़ी से क्या तात्पर्य है, बिना सामान के 12,000 किलो से अधिक के मालवाहक वाहन, मतलब 12,000 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, 12 टन। तो भारी मालवाहक गाड़ी से आशय ऐसे मालवाहन से है जिसका भार बिना सामान के 12 टन से अधिक है, उन्हें भारी वाहन माना गया है। और उसमें
भारी वाहन में क्या परिकल्पित आय हम लेंगे, प्रत्येक टन के लिए 1,000। तो मान लीजिए एक खाली गाड़ी जो है वो 12 टन की, 12 मान लीजिए 13 टन की है, तो 13 टन का मतलब क्या हुआ कि 1 टन के लिए 1,000 रुपये उसकी आय, तो 13 टन के लिए 13,000 रुपये एक महीने की आय मानी जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेक्शन 44 एडी, एडीए और एई, इन तीनों के अंतर्गत हम किस तरीके से एक करदाता की परिकल्पित आय की गणना करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा बिजनेसमैन है, जो हमारा करदाता व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत आता है, वो जिस तरीके के खाते अपने यहाँ मेंटेन करता है, लाभ हानि खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसी के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से आयकर अधिनियम के अंतर्गत सारे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो हमने अब तक पिछली क्लासेस में देखे हैं, हम किस प्रक्रिया पर चलकर हम उसके कर योग्य लाभों की गणना करेंगे। धन्यवाद।